जितने भी एपिसोड हैं इनको मैं अब शिफ्ट कर दूंगा दूसरे चैनल पर, और इसकी अच्छी वॉइस आएगी। आधे घंटे का एपिसोड भले आए, बट इसकी वॉइस से सबकी इम्प्रूव क्वालिटी की आएंगी, और सारे सीरीज़ के रेगुलर एपिसोड अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, जिसके आगे आप लोग सुन पाओगे, और डेली एपिसोड आना शुरू हो जाएंगे आपके। दूसरे चैनल पर शिफ्टिंग पूरा काम कंप्लीट कर दूंगा मैं, इसलिए कल नहीं आ पाया था। अब आज से शिफ्टिंग कर दूंगा मैं पूरे नए चैनल पे, उस पर सारे एपिसोड आया करेंगे। लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। उसी पर चैनल पे डालूंगा मैं एपिसोड्स को। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के बाकी एपिसोड्स शाम तक अपलोड हो जाएंगे 9 बजे तक। बाकी स्टोरीज़ के भी एपिसोड आएंगे। जो नई स्टोरी अपलोड की थी उसको भी रोक दिया गया है, उसको मेल वाइज में कर रहे हैं। उसके बाद इसको अपलोड किया जाएगा, इसी चैनल पर अपलोड होगा। उससे 3 एपिसोड आए थे, उसके बाद का इसी चैनल पर अपलोड होगा, और मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। 8 घंटे का एक एपिसोड आएगा, उसमें सब कवर हो जाएगा। रेड पीक से लगभग 30,000 मील दूर शिवम और रूपाली अचानक प्रकट हुए। दूर नहीं, कोको गर्व से उनकी ओर देख रहा था। कैसा रहा? अब तो मेरी तारीफ करोगे ना? उसने पूरी शान से कहा। रूपाली सच में प्रभावित थी। उसने महसूस किया कि जो रून फॉर्मेशंस कोको ने इस्तेमाल किए थे उनकी शक्ति अद्भुत थी। उसने अनगिनत फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स देखे थे, लेकिन कोको की तुलना में वे सभी फीके पड़ जाते थे। उसने सच्चे मन से कहा कि फॉर्मेशन के बड़े बड़े मास्टर्स भी कल्टिवेशन में भले उससे ऊंचे हों, लेकिन रून कंट्रोल में कोको उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। कोको हंसी से फूला नहीं समा रहा था, हाथ पीछे बांधे आसमान की ओर देखते हुए खुद को किसी महान गुरु की तरह दिखा रहा था। शिवम ने कहा, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। रेड पीक पास ही है, हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। कोको अपनी तारीफ के मजे में डूबा हुआ था, लेकिन शिवम की बात से उसका मूड खराब हो गया और उसने उसे नाराज नजरों से देखा। आखिरकार तीनों वहां से निकले और एक और भी गुप्त स्थान पर पहुंचे। रास्ते में कोको ने शिवम को गुप्त रूप से पूछा, शिवम सच बताओ, तुम इस रूप में कैसे आए? ऐसा कैसे हो सकता है? शिवम ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए क्या असंभव है। लेकिन कोको ने तुरंत उसकी बात काट दी। मुझे मत बेवकूफ़ बनाओ, तुम ड्रैगन मदर स्टार के अंदर बंद थे, बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। फिर तुम यहाँ कैसे आए? और तुम्हारी लाइफ और अभी पूरी तरह बदल गई है। अगर मैं इतना संवेदनशील नहीं होता तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाता। और इतनी हिम्मत, ड्रैगन क्लैन का ग्रह छोड़कर हेवनली पैलेस की हेवनली सुप्रीम असेसमेंट में हिस्सा लेने चले आए। उसने एक साथ ढेर सारे सवाल पूछ दिए। शिवम ने संक्षेप में बताया कि वो अब भी ड्रैगन मदर स्टार पर ही है, लेकिन इंस्क्रिप्शन पावर के कारण इस रूप में प्रकट हो पा रहा है। चूंकि कोको उसे पहचान चुका था, इसलिए उसने बात छिपाने की जरूरत नहीं समझी। भले ही कोको अक्सर बेफिक्र और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन वह गंभीर परिस्थितियों की अहमियत समझता है और किसी को नहीं बताएगा। कोको चौंक गया। कर्स बॉडी, लेजेंडरी कर्स बॉडी लड़के, तू तो वाकई कमाल है, मेरे जैसा ही भाई। वह हंसने लगा। ये सारी बातें दोनों ने वॉइस ट्रांसमिशन में की, इसलिए रूपाली ने कुछ नहीं सुना। इसके बाद तीनों ने बैठकर अपनी अवस्था को स्थिर किया और जल्दी ही अपनी पीक स्टेट में लौट आए। फिर उन्होंने युद्ध की कमाई बांटनी शुरू की। शिवम ने क्रिस्टल कॉफन खोला तो उसमें करीने से रखी अनगिनत जेड बॉटल्स दिखाई दी। प्रत्येक बोतल में डेमन स्पिरिट ब्लड की एक बूंद थी। हर बूंद एक राक्षस की और उतनी ही मात्रा में मेरिटोरियस क्रेडिट की प्रतिनिधि थी। यहाँ ऐसी दसियों हजार बूंदें थीं। तीनों ने इन्हें बराबर बांट लिया। फिर शिवम ने एक विशेष जेड बॉटल निकाली। उसमें सिर्फ एक ही बूंद थी, लेकिन वह बूंद पर्पलिश गोल्ड रंग की थी, चमकती हुई जैसे कोई अनमोल मोती। ये समोरो का डेमन स्पिरिट ब्लड था, एक डेमन प्रिंस का। शिवम ने कहा, ये बूंद डेमन प्रिंस की है। उसकी प्रतिभा अद्भुत थी, शक्ति भी अत्यंत प्रबल, इसलिए ये बहुत बड़े मेरिट के बराबर होगी। यह मिस एल्फ आपके लिए है, आशा है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। रूपाली ने तुरंत सिर हिलाया। सच कहें तो सबसे बड़ा योगदान कोको का था। उसके फॉर्मेशन के बिना वे ये डेमन स्पिरिट ब्लड पा ही नहीं सकते थे, बल्कि शायद जीवित भी न बच पाते। इसलिए एल्फ को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन कोको ने कहा, तुम ही रखो इसे, तुम्हें इसकी जरूरत ज्यादा है। मेरिट वैल्यू जितनी ऊंची होगी, हेवनली सुप्रीम की रैंक भी उतनी ऊंची मिलेगी, और तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने में ये तुम्हारे काम आएगी। शिवम पहले ही उसे बता चुका था कि वो इनमें इसलिए शामिल हुआ है क्योंकि उसे मीनू को ढूंढना है। हेवनली सुप्रीम की जितनी ऊंची रैंक होगी, मीनू तक पहुंचने का उतना ही ज्यादा मौका होगा।
उसकी सुरक्षा और स्थिति जाने बिना शिवम हमेशा चिंतित रहता था। कोको की इस निष्ठा से शिवम का दिल गर्म हो गया। उसे महसूस हुआ, क्या ये साथी सच में इतना वफादार है? अंत में उसने कहा, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। रूपाली ने दोनों की निगाहों को देखा और महसूस किया कि शिवम और कोको एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उनका रिश्ता साधारण नहीं है। कोई भी इतनी कीमती वस्तु आसानी से किसी को नहीं देता, लेकिन वे दोनों कुछ नहीं कह रहे थे, इसलिए एल्फ ने भी ज्यादा नहीं पूछा। विभाजन पूरा होने के बाद तीनों वहां से निकले और अन्य एल्फ से मिलकर 8 स्नेक माउंटेन्स छोड़ने की तैयारी की। जब किसी को लगता है कि उनकी मेरिट पर्याप्त हो चुकी है तो वे जल्द ही हेवनली पैलेस की कास्टिंग सिटी लौट जाते हैं। शिवम, कोको और रूपाली की डेमन स्पिरिट ब्लड की मात्रा निश्चित रूप से बेहद अधिक थी। शायद पूरे पर्वत में किसी के पास उनसे ज्यादा नहीं था। अन्य जगह की बात अलग थी, लेकिन इस क्षेत्र में वे शीर्ष पर थे। अन्य एल्व्स भी अब यहाँ की खतरनाक स्थिति देख चुके थे और पीछे रुकने का इरादा किसी का नहीं था। अंत में पूरा समूह बिना किसी परेशानी के इन द्वारा निर्मित शहर में लौट आया। सभी को राहत मिली। वहां मौजूद कुछ सोल्जर्स ने उन्हें देखकर तिरस्कार से कहा, इतनी जल्दी लौट आए? वे मान रहे थे कि शिवम और उसके साथी डरकर भाग आए हैं और राक्षसों का शिकार करने की हिम्मत नहीं हुई। उनके साथ आए सोल्जर की सोच भी यही थी। शिवम ने शांत स्वर में कहा, हमने पर्याप्त राक्षस शिकार कर लिए हैं, इसलिए जल्दी लौट आए। सुप्रीम सर ने तिरछी नजर से देखा लेकिन विश्वास नहीं किया। फिर भी वे किसी के काम में दखल नहीं देते। अक्सर आकलन के दौरान कुछ लोग जल्दी वापस आ ही जाते थे। शिवम और उसके साथी शहर में रुक गए और बाकी प्रतिभागियों का इंतजार करने लगे। सभी के लौटने के बाद ही उन्हें ड्रीम सिटी वापस ले जाया जाएगा। यह आकलन 3 वर्ष से अधिक नहीं चल सकता। 3 वर्ष बाद चाहे कोई लौटे या नहीं, सबको वापस ले जाया जाएगा। शहर में रहकर शिवम ने अपना मन स्थिर किया, अपनी कल्टिवेशन स्थिर की और फिर एल्फ वुडन हार्ट्स को अवशोषित करना शुरू किया। शेन हुवैंग की शक्ति के तहत शिवम को अपने कोशिकाओं की संभावित ऊर्जा को 100% तक भरने के लिए लगभग 3000 एल्फ वुडन हार्ट्स की आवश्यकता थी। डिवाइन एम्परर के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद यह आवश्यकता बढ़ गई थी और अनुमान था कि अब 4000 वुडन हार्ट्स लगेंगे। पहले जब शिवम ने डिवाइन एम्परर 1 से डिवाइन एम्परर 2 में ब्रेक थ्रू किया था, तब उसकी कोशिकाओं में जमा हुई संभावित ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो गया था। अब उसकी कोशिकाओं में बची हुई ऊर्जा लगभग सिर्फ 20% रह गई थी। इसी कारण शिवम ने 3200 एल्फ वुडन हार्ट्स का उपयोग करके अपनी कोशिकाओं की संभावित ऊर्जा को फिर से पूरी तरह 100% तक भर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि एल्फ मक्सन की खपत बहुत तेज है। वह पहले सोचता था कि एल्वन क्लैन से मिले 50,000 से अधिक एल्फ वुडन हार्ट्स लंबे समय तक चलेंगे, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि गॉड एम्परर रेल्म की खपत उसकी कल्पना से बहुत ज्यादा है। कर्स बॉडी की ऊर्जा भूख डिवाइन रेल्म में उससे भी अधिक भयानक थी जितना वह सोच सकता था। इन 50,000 वुडन हार्ट्स से डिवाइन एम्परर 9 तक ब्रेक थ्रू करना असंभव था। हालांकि एल्वन क्लैन अभी भी उस पर 1 लाख वुडन हार्ट्स का कर्जदार था और वह मिल जाए तो उसकी आगे की कल्टिवेशन सुरक्षित रहेगी। इसी समय शिवम को एक और समस्या का एहसास हुआ, गोविंद स्टोन बीड का। उसने पाया कि गोविंद स्टोन बीड के अंदर संचित गोविंद स्टोन एनर्जी बहुत कम हो चुकी है। आखिरकार बीड के अंदर की गोविंद स्टोन शक्ति सीमित है, अनंत नहीं। ये स्वयं पुनः उत्पन्न भी नहीं होती। जितना उपयोग करोगे उतना समाप्त होता जाएगा। यद्यपि बीड के भीतर मौजूद गोविंद स्टोन इतनी शक्तिशाली है कि एक आकाशगंगा तक नष्ट कर सकती है, फिर भी वह अंततः सीमित है। हाल ही में शिवम ने इस शक्ति का उपयोग बहुत अधिक किया था। हर बार वह डिवाइन एम्परर 9 हैवी स्तर तक की शक्ति को बाहर खींचता था या उसके बहुत पास तक। इतनी विशाल शक्ति को खींचने में ऊर्जा की खपत भी उतनी ही भयानक थी। एक मोनार्क स्तर का एक्सपर्ट पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता है और उससे ऊपर के स्तर पर वे कई ग्रह फोड़ सकते हैं, जबकि डिवाइन एम्परर 9 हैवी का पूर्ण शक्ति हमला स्टारी स्काई के एक बड़े हिस्से को मिटा सकता है। इस स्तर की शक्ति को बाहर खींचने में गोविंद स्टोन बीड की ऊर्जा तेजी से खत्म होती है। शिवम ने देखा कि इस अवधि में बीड की लगभग 10% शक्ति समाप्त हो चुकी है। अभी 90% बची है, लेकिन भविष्य में उसकी अपनी कल्टिवेशन बढ़ते ही वह और भी बड़ी शक्तियां खींच सकेगा और उस समय बीड कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा। एक बार गोविंद स्टोन पूरी तरह खत्म हो गई तो बीड का अस्तित्व बेकार हो जाएगा। शिवम ने गहरी सांस ली और सोचा, ठीक है, आखिर यह भी बाहरी वस्तु है, जब तक काम आती है उपयोग कर लेनी चाहिए।
कोशिकाओं में संभावित ऊर्जा 100% होने के बाद उसने ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक की समझ शुरू की। ये टेक्निक पहले ही शुरू होने के करीब थी और अब केवल एक कदम बाकी था कि इसे एक रहस्यमय रून में बदला जाए और कोशिकाओं में मिला दिया जाए। इसलिए कल्टिवेशन की गति काफी तेज थी। आधे वर्ष में ही उसने ग्रेट डेमन स्वॉर्ड को एक रहस्यमयी रून में रूपांतरित कर दिया और उसे एक कोशिका में मिला दिया। जैसे ही उसने मन में विचार किया, टेक्निक सक्रिय हो गई। उसकी हथेली पर तुरंत एक दानवी तलवार उभर आई जिसकी धार अत्यंत तीक्ष्ण और शक्ति असाधारण थी, जो आसानी से मैजिकल वेपन्स तक को काट सकती थी। चरम सीमा पर पहुंचने पर उसके चारों ओर दर्जनों दानवी तलवारें तैरती हुई दिखाई देती जो किसी भी दिशा में घातक प्रहार कर सकती थीं। शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह एक अतिरिक्त अटैक मेथड है। वह ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि ग्रेट विंड और ग्रेट फ्रैगमेंटेशन भी अटैक टेक्निक्स थीं और आग आधारित टेक्निक्स तो और भी शक्तिशाली थीं। इसके बाद शिवम ने वे सभी साधारण दानवी सीक्रेट टेक्निक्स सीखना शुरू किया जिन्हें उसने ऑल ग्राव्स लैंड में बोन डेमन से प्राप्त किया था। ऐसी लगभग 300 टेक्निक्स थीं। उसने समय निकालकर उनमें से कई को समझ लिया था, लेकिन अभी सभी को मिस्टीरियस रून्स में बदलना बाकी था। कल्टिवेशन आगे बढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि जितनी अधिक सीक्रेट टेक्निक्स वह सीखता जाता है और जितने अधिक मिस्टीरियस रून्स कोशिकाओं में मिलते जाते हैं, इंस्क्रिप्शन पावर उतनी ही अद्भुत रूप से बढ़ती जाती है। यह मात्र मात्रा में वृद्धि नहीं थी, ये गुणवत्ता में परिवर्तन था। कर्स पावर की वास्तविक ऊंचाइयों तक पहुंचने में अभी उसे बहुत दूर जाना था। अब वह साधारण सीक्रेट टेक्निक्स को बहुत तेजी से समझने में सक्षम हो चुका था। अगले 2 वर्षों में उसने 300 के लगभग सभी सीक्रेट टेक्निक्स को रहस्यमयी रून्स में बदलकर अपनी कोशिकाओं में मिला दिया। उसकी शक्ति में और भी बढ़ोतरी हुई। कुछ और महीनों के अभ्यास के बाद अंततः 3 वर्षों की असेसमेंट अवधि समाप्त हो गई। जो भी प्रतिभागी जीवित थे वे लगभग सभी शहर वापस आ गए, लेकिन शिवम ने देखा कि लौटने वालों की संख्या आधी हो चुकी थी, यानी आधे प्रतिभागी डार्क यूनिवर्स में मारे गए और राक्षसों का भोजन बन गए थे। सोल्जर ने सभी को एकत्र किया। इसी दौरान शिवम ने नोटिस किया कि एंजल्स उस पर ठंडी घृणा से भरी निगाहें डाल रहे थे। शिवम ने उनके प्रति एक व्यंग्य भरी मुस्कान फेंकी जिससे उनकी आंखों में मर्डरस इंटेंट चमक उठा। फिर सोल्जर ने घोषणा की, अंधकार ब्रह्मांड का असेसमेंट समाप्त हुआ। अब हम तुम्हें ड्रीम सिटी लेकर जाएंगे। वहां तुम मेरिट वेल में अपने मेरिट्स का परीक्षण करोगे। वह सभी को ड्रीम सिटी वापस ले गया। ड्रीम सिटी के हॉल ऑफ मेरिट में ही वेल ऑफ मेरिट स्थित था, एक स्वर्णिम कुआं जिससे फेंट ग्लो निकल रही थी। वहीं पर डेमन स्पिरिट ब्लड डालने से मेरिट वैल्यू स्वचालित रूप से निर्धारित हो जाती थी। सोल्जर ने समझाया कि डेमन स्पिरिट ब्लड कुएं में डालकर उसके ऊपर इन द्वारा दिया गया जेड टैलिस्मन रखना होता है। कुआं स्वयं मेरिट को गिनकर उसे जेड टैलिस्मन में अंकित कर देगा। हेवनली सुप्रीम की असेसमेंट पास करने के लिए कम से कम 5000 मेरिट आवश्यक है, जिससे व्यक्ति 3rd ग्रेड हेवनली सुप्रीम बन सकता है। किसी ने पूछा कि 2nd क्लास हेवनली सुप्रीम बनने के लिए कितने मेरिट चाहिए। सोल्जर ने बताया, सामान्य रूप से 10,000 मेरिट 3rd ग्रेड का वास्तविक मानक है, लेकिन असेसमेंट पूर्ण करने वालों के लिए इसे घटाकर 5000 किया गया है। 10,000 से 1 लाख मेरिट तक 3rd ग्रेड सुप्रीम एस माने जाते हैं। 1 लाख से 10 लाख मेरिट 2nd ग्रेड सुप्रीम एस और 10 लाख से 10 मिलियन मेरिट 1st ग्रेड सुप्रीम एस होते हैं। 10 मिलियन मेरिट से ऊपर पहुंचने पर व्यक्ति गॉड जनरल स्तर पर पहुंचता है। लोग सिर हिलाते रहे। उन्हें अभी मेरिट की मात्रा का कोई अंदाजा नहीं था और न ही यह कि 10,000 मेरिट पाने के लिए कितने राक्षस मारने पड़ेंगे। कुछ लोग मन ही मन सोच रहे थे, हमने डिवाइन रेल्म के दर्जनों राक्षस मारे हैं, निश्चित रूप से हमारा डेमन स्पिरिट ब्लड पर्याप्त मेरिट दिलाएगा। सोल्जर ने सबको देखते हुए कहा, ठीक है, नियम बता दिए गए हैं। अब तुम में से कौन पहले जाकर परीक्षण शुरू करेगा? उसके कहते ही एक युवा तुरंत आगे बढ़ा और मेरिट वेल के किनारे पहुंचा। उसने हाथ हिलाया और उसके पास से कई जेड बॉटल्स उड़कर बाहर आए। हर बोतल में डेमन स्पिरिट ब्लड भरा हुआ था। शिवम ने एक नज़र डाली और पाया कि उनमें कुल मिलाकर 200 से ज्यादा बूंदें थीं। ये बताना कठिन था कि ये राक्षस किस रेल्म से थे। युवक ने हाथ घुमाया, जेड बॉटल के ढक्कन खुले और डेमन स्पिरिट ब्लड की बूंदें एक एक करके मेरिट वेल में गिरने लगीं। कुएं से निकलने वाली रोशनी अचानक तेज हो गई। युवक घबराहट से प्रतीक्षा करने लगा। लगभग 1 मिनट बाद कुएं के ऊपर चमकती रोशनी में मेरिट पॉइंट्स उभरे। 865। सोल्जर ने ठंडे स्वर में घोषणा की, 865 मेरिट वैल्यू असफल। तुमने परीक्षा पास नहीं की। जेड टैलिस्मन वापस ले लो।
उसके हाथ के एक इशारे से युवक का जेड चार्म उससे खींच लिया गया। युवा चीख पड़ा, ये कैसे हो सकता है? मैंने इतने राक्षस मारे और मेरे मेरिट सिर्फ 800 से थोड़े ज्यादा। सोल्जर ने सख्त स्वर में जवाब दिया, तुमने कितने शक्तिशाली डीमंस मारे? एक साधारण गॉड एम्परर वन हेवी डेमन भी मुश्किल से एक मेरिट के बराबर होता है। ये सुनकर युवक का चेहरा पीला पड़ गया। कई लोग अपने डेमन स्पिरिट ब्लड की मात्रा देखकर ही निराश होने लगे। सोल्जर ने और समझाया, ध्यान रखो, मेरिट सिर्फ कल्टिवेशन लेवल से तय नहीं होता। यदि कोई राक्षस कम स्तर का हो लेकिन उसकी पोटेंशियल बहुत महान हो तो उसकी मेरिट वैल्यू बहुत अधिक हो सकती है। इस बात से भीड़ में थोड़ी उम्मीद जागी क्योंकि पोटेंशियल कोई खुली हुई चीज नहीं थी। कई प्रतिभावान बीइंग्स साधारण दिखते हैं परंतु भीतर विस्फोटक क्षमता रखते हैं। पहले युवक के असफल होने के बाद दूसरा युवक आगे बढ़ा लेकिन वह भी मात्र 1000 मेरिट पर विफल हुआ। अगले 5-6 युवक भी लगातार असफल होते गए। किसी ने 4000 मेरिट तक हासिल किए लेकिन आवश्यक 5000 तक कोई नहीं पहुंच पाया। अंततः 8वें व्यक्ति ने 5535 मेरिट पाए और पास हो गया। मेरिट वेल के ऊपर दिखाई दिया हुआ अंक सीधे उसके जेड टैलिस्मन में समा गया। सोल्जर ने कहा, बधाई हो, तुम 3rd ग्रेड हेवनली सुप्रीम बन गए हो। ये जेड टैलिस्मन तुम्हारी पहचान है। इसमें तुम्हारी सारी जानकारी और मेरिट दर्ज है। इसे संभाल कर रखना। युवक खुशी से भर गया और सोल्जर के पास जा खड़ा हुआ। इसके बाद कई प्रतिभागी आगे आए पर सफलता दर बहुत कम थी। लगभग 5 में से केवल एक ही पास हो रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज आई, 10,000 मेरिट से ज्यादा। सबने देखा कि एक युवक गर्व से खड़ा था। वह था 10 विंग एंजल लफाइड। वह शीर्ष प्रतिभागियों में से था और उसने जिन डीमंस को मारा था वे सभी उच्च स्तरीय थे, इसलिए उसका मेरिट 10,000 के पार निकलना स्वाभाविक था। सोल्जर ने संतुष्ट होकर कहा, बहुत अच्छा, तुम पास हो। लफाइड अपने जेड टैलिस्मन के साथ सोल्जर के पास आ खड़ा हुआ और चुनौतीपूर्ण नजरों से शिवम को घूरने लगा, मानो कह रहा हो, चलो देखें किसके पास ज्यादा मेरिट है। शिवम ने ठंडे चेहरे से बिना आवाज के कहा, रबिश। लफाइड के चेहरे पर गुस्सा उमड़ आया और उसकी आंखों में हत्या की चमक दिखने लगी। इसके बाद कई अन्य शक्तिशाली डीमंस की संतानों का परीक्षण हुआ। उनकी न्यूनतम मेरिट भी 5000 थी, कुछ तो 20,000 तक पहुंचे। वे सभी अपनी क्षमता के चरम पर लड़ते हुए आए थे और उनकी शक्ति यहां तक कि गॉड एम्परर 9 हेवी को भी पार कर सकती थी। इसी बीच शिवम ने एक परिचित व्यक्ति को आगे बढ़ते देखा, ब्लड क्लोथ जसप्रीत। वह ब्लड रेस का पीयरलेस जीनियस था और यूनिवर्स एरोगेंस लिस्ट का एक उम्मीदवार भी। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाए, वह शायद 3rd जोन में गया होगा, है ना? किसी ने कहा, नहीं, वह 2nd जोन में था। उसका कल्टिवेशन कम है, 3rd जोन उसके लिए खतरनाक है। फिर एक ने हंसते हुए कहा, सुना है वो वहां लगभग मर ही गया था। ब्लड क्लोथ जसप्रीत यह सुनकर नाराज तो हुआ लेकिन चुप रहा। जब मेरिट दिखा, करीब 30,000, शिवम भी ये देखकर दंग रह गया। बिना संदेह जसप्रीत 2nd जोन में सबसे शक्तिशाली था और उसने बहुत से गॉड एम्परर 9 हेवी राक्षस मारे थे। इन मेरिट्स को देखकर शिवम ने मन में स्वीकार किया कि यदि रेड पीक की घटना न होती और वे तीनों वो बड़ी मात्रा में डेमन स्पिरिट ब्लड न पाते तो वे इतने मेरिट कभी नहीं जुटा पाते। 2nd जोन की समीक्षा लगभग समाप्त हो चुकी थी और अब रूपाली की बारी आई। उसने अपनी सभी जेड बॉटल्स बाहर निकाली। भीड़ स्तब्ध रह गई, इतना ज्यादा। उसकी कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर 3rd लेवल जैसे किसी साधारण वॉरियर की थी, ऐसे में इतनी विशाल मात्रा में डेमन स्पिरिट ब्लड चौंकाने वाला था। शिवम और कोको को छोड़कर बाकी सब हैरान थे, यहाँ तक कि सोल्जर भी। उसे तो विश्वास ही नहीं था कि ये तीनों वास्तव में असेसमेंट पूरा कर चुके हैं। एंजल रेस के एक युवक ने व्यंग्य से कहा, इतना सारा डेमन स्पिरिट ब्लड तो निश्चित ही लो लेवल डीमंस का होगा। डिवाइन एम्परर स्तर के डीमंस होते तो चाहे संख्या कितनी भी होती, मेरिट 5000 तक नहीं पहुंचता। गैबट की वजह से ही एंजल्स का घमंड रूपाली को बहुत अप्रिय लगता था, इसलिए मौका मिलते ही वे उसकी अवमानना और अपमान करने में पीछे नहीं हटते थे। रूपाली इतनी समझदार थी कि वह उनसे बहस करने में एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप अपने डेमन स्पिरिट ब्लड को मेरिट वेल में डाल दिया। अगले ही पल मेरिट वेल से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी उठी और फिर संख्याएं चमक उठी, 63,789। यह अंक देखते ही पूरी भीड़ की आंखें गोल हो गईं। 63,789 यह रूपाली का मेरिट था, जो ब्लड क्लोथड जसप्रीत से भी 2 गुना था। पूरी भीड़ से आश्चर्य और अविश्वास की आवाजें उठी, यह असंभव है। उसके पास इतने मेरिट कैसे हो सकते हैं?
एंजल रेस के लोग तो अभी अभी लाल होकर चीख रहे थे, अब उनके चेहरे और भी बदरंग हो गए। वेल ऑफ मेरिट में गलती होने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि यह इनर का सर्वोच्च ट्रेजर था और इसमें त्रुटि असंभव थी। इसका सीधा मतलब था, रूपाली ने वास्तव में इतने ही मेरिट प्राप्त किए हैं। ईर्ष्या, जलन और लालच, इन तीनों से भरे हुए भाव कई चेहरों पर छा गए। 6000 से अधिक मेरिट वैल्यू एक स्थायी रिकॉर्ड है जो आइडेंटिटी टोकन में दर्ज हो जाएगा। उसे इससे इनर में अनगिनत खजानों के बदले में कुछ भी प्राप्त हो सकता था। इतने मेरिट देखकर कौन ईर्ष्या नहीं करेगा। सोल्जर का चेहरा भी हल्का लाल हो गया। उसने पहले सोचा था कि रूपाली और उसके साथी डरपोक थे और इसलिए जल्दी वापस आ गए थे। उसे विश्वास ही नहीं था कि उन्होंने कार्य पूरा कर लिया होगा, लेकिन अब सामने की सच्चाई ये थी कि रूपाली ने न केवल कार्य पूरा किया बल्कि लक्ष्य से 10 गुना अधिक मेरिट प्राप्त किया। बहुत अच्छा, उत्तम पास। सोल्जर ने बार बार सिर हिलाया। वो इतना छोटा दिल वाला नहीं था कि किसी की योग्यता से अपने पूर्वानुमान गलत होने पर शर्मिंदा हो। इसके बाद कोको की बारी आई। हंसते हुए उसने भी अपना डेमन स्पिरिट ब्लड निकाला, जो मात्रा में लगभग रूपाली जितना ही था। मेरिट वेल फिर चमक उठा। 64765। कोको का मेरिट रूपाली से भी 2000 अधिक था। लगातार दो लोगों के मेरिट 6000 से अधिक निकलने पर सभी दंग रह गए, और वे दोनों एक ही समूह के थे। ये कैसे संभव है? ये सवाल सभी के मन में लगातार गूंज रहा था। कोको गर्व से लोगों की ओर देख रहा था, जैसे भीड़ उसकी पूजा कर रही हो। जेड टैलिस्मन सुरक्षित रखकर वह बेहद शान से सोल्जर के पास जा खड़ा हुआ। अब बारी थी शिवम की। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं, क्योंकि रूपाली और कोको के मेरिट चौंकाने वाले थे और शिवम उन्हीं के साथ था। एंजल्स में सबसे ज्यादा तनाव में था लाफेड। वो शिवम को घूर रहा था, जैसे उसकी आत्मा चीर देना चाहता हो। शिवम शांत चेहरे के साथ वेल ऑफ मेरिट के किनारे पहुंचा और अपना डेमन स्पिरिट ब्लड बाहर निकाला। सभी लोग स्टन रह गए। उसका डेमन स्पिरिट ब्लड भी उतना ही था जितना कोको और रूपाली का था। इसका मतलब मेरिट्स भी 6000 से कम नहीं होने वाले थे। भीड़ में आवाजें उठी, ये तीनों इतने सारे डेमन स्पिरिट ब्लड कैसे ला सकते हैं? इनकी शक्ति तो इतनी भी नहीं थी। क्या रेड पीक पर मिला डेमन स्पिरिट ब्लड इन्हीं ने उठा लिया? इस सुझाव ने सभी को झकझोर दिया। रेड पीक के युद्ध में शामिल सभी लोगों की आंखों में बिजली सी दौड़ गई। हाँ, यह निश्चित रूप से वही था। इनकी शक्ति सेकंड जोन के हिसाब से अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए इतना वास्ट डेमन स्पिरिट ब्लड केवल रेड पीक से ही मिल सकता था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, शिवम के समूह ने अंतिम क्षण में रेड पीक का फ्रूट्स ऑफ बैटल उठाया है। एंजल्स गुस्से से चिल्ला उठे, हमने जान देकर रास्ता साफ किया और ये मछुआरे की तरह अंतिम लाभ ले गए। बाकी रेसर्स के लोग भी भीतर भीतर जल उठे, क्योंकि रेड पीक के युद्ध में वे बुरी तरह हारकर भागे थे और अब लाभ किसी और को मिला। ब्लड क्लोथ जसप्रीत ने बेहद ठंडे स्वर में कहा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। उसकी आंखें चाकू की तरह धारदार थीं। इस युद्ध में वह लगभग मर ही गया था और अब शिवम के इन तीनों को उसने अपनी मुश्किल लिस्ट में डाल दिया। तभी सोल्जर गरजा, शांत। सारी भीड़ तुरंत मौन हो गई। सोल्जर ने कहा, मुझे तुम सबके निजी झगड़ों से कोई मतलब नहीं। बाहर कैसे निपटते हो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इनर के भीतर हेवनली सुप्रीम आपस में लड़ नहीं सकते। यह नियम है, इसे याद रखना। सबने एक स्वर में कहा, जी। अब शिवम आगे बढ़ा। उसने डेमन स्पिरिट ब्लड को वेल ऑफ मेरिट में भेजा और कुआं तेज रोशनी से जगमगा उठा। फिर स्क्रीन जैसी चमक में संख्या उभरी, 123567। पूरी भीड़ एकदम जम गई। 1,20,000 से भी ज्यादा मेरिट पॉइंट्स। ये कैसे संभव था? जितना डेमन स्पिरिट ब्लड उसने प्रस्तुत किया था वह लगभग रूपाली और कोको के बराबर था, लेकिन उसकी मेरिट वैल्यू उनसे लगभग 2 गुनी थी। एंजल्स और ब्लड क्लोथ जसप्रीत के दिलों में आग भड़क उठी। 10,000 मेरिट पॉइंट्स, इतने में कितने ट्रेजर्स मिल सकते हैं? शिवम, कोको और रूपाली भी स्तब्ध रह गए। तीनों ने डेमन स्पिरिट ब्लड बराबर बांटा था, फिर शिवम का मेरिट इतना अधिक कैसे? अचानक सत्य बिजली की तरह उतरा, डेमन प्रिंस का डेमन स्पिरिट ब्लड। केवल वही कारण हो सकता था। डेमन प्रिंस की टैलेंट और पोटेंशियल असाधारण थी, इसलिए उसकी एक बूंद डेमन स्पिरिट ब्लड लगभग 6000 मेरिट के बराबर निकली। इसका मतलब शिवम की मेरिट का आधा हिस्सा केवल एक बूंद डेमन ब्लड से आया था।
किसी भी स्थिति में शिवम अपने एक ही प्रयास में 1 लाख से अधिक मेरिट पॉइंट्स प्राप्त करके अत्यंत संतुष्ट था, क्योंकि 1 लाख मेरिट पॉइंट्स का अर्थ था सेकंड क्लास स्काई सुप्रीम का स्तर, यानी जैसे ही वह आधिकारिक रूप से हेवनली सुप्रीम बनता वह सीधे एक सेकंड क्लास स्काई सुप्रीम बन सकता था, उच्च अधिकार और श्रेष्ठ रिटायरमेंट प्राप्त करते हुए। सोल्जर उत्साह से बोला, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वह लगातार सिर हिलाते हुए शिवम को आश्चर्य से देखने लगा। डिवाइन एम्परर रेल्म में शिवम सिर्फ सेकंड लेवल पर था, लेकिन उसने न केवल परीक्षा आसानी से पार की बल्कि एक ही बार में लाखों के मेरिट वैल्यू प्राप्त कर लिए। मेरिट वेल से उठी संख्याएं शिवम के आइडेंटिटी जेट कार्ड में समा गईं और जेट कार्ड हवा में उड़कर उसके हाथों में आ गया। शिवम ने डिवाइन सेंस से उसे जांचा, उसमें उसकी सभी व्यक्तिगत जानकारी, नाम, उसकी कल्टिवेशन और उसके मेरिट मूल्य दर्ज थे। उसमें एक पंक्ति भी थी, मेरिट पॉइंट्स 1235 67 1235 67। पहला अंक कुल मेरिट वैल्यू दर्शाता था और दूसरा उपयोग के लिए उपलब्ध मेरिट वैल्यू। इसके बाद सेकंड लेवल क्षेत्र के कुछ और लोगों का परीक्षण हुआ, लेकिन किसी का मेरिट शिवम, कोको या रूपाली के बराबर नहीं था। दूसरे क्षेत्र का परीक्षण पूरा होने पर अब तीसरे क्षेत्र की बारी थी। सभी की निगाहें इन लोगों पर टिक गईं। शिवम भी इन्हें ध्यान से देखने लगा। तीसरे क्षेत्र में जाने वाले लोग अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, या तो युवा प्रतिभाएं जिनकी कॉम्बैट शक्ति अत्यधिक होती है, या फिर बहुत पुराने अनुभवशील और डिवाइन एम्परर रेल्म में गहरे उतर चुके कल्टिवेटर्स। बुजुर्ग लोग भारी और रहस्यमयी और छोड़ रहे थे, जिससे लग रहा था कि वे डिवाइन एम्परर रेल्म के एक्सपर्ट्स हैं। वहीं युवा असाधारण प्रतिभाएं 7th लेवल डिवाइन एम्परर से ऊपर की शक्ति रखती थीं, भले वे डिवाइन एम्परर रेल्म पूर्ण रूप से न पहुंचे हों। जैसा अपेक्षित था, 3rd लेवल क्षेत्र के लोगों के मेरिट शानदार थे। पहला व्यक्ति ऊपर गया और उसे 30,000 से अधिक मेरिट मिले, जो ब्लड क्लोथ जसप्रीत से भी अधिक थे, और ये तो सबसे कम था। बाकी लोगों के मेरिट उससे भी ऊंचे निकले। कई ऐसे भी थे जिनके मेरिट 1 लाख से भी अधिक थे, शिवम से भी अधिक, और ऐसी संख्या बहुत थी। सबके मन में ईर्ष्या तो जागी, लेकिन वे ये भी जानते थे कि तीसरे क्षेत्र में खतरा कहीं अधिक था। डिवाइन एम्परर रेल्म के राक्षस बड़ी संख्या में थे और 7th लेवल तथा उससे ऊपर के राक्षस भी मौजूद थे। शक्ति अपर्याप्त होने पर मृत्यु निश्चित थी, परंतु शक्ति पर्याप्त होने पर मेरिट कमाने की गति भी अत्यंत तेज हो जाती थी। कुछ समय बाद सभी का परीक्षण समाप्त हुआ। सोल्जर ने घोषणा की, जो लोग असेसमेंट पास नहीं कर पाए अब तुरंत यहाँ से निकल जाएं। हेवनली सुप्रीमेस ने आगे बढ़कर असफल प्रतिभागियों को वहां से हटा दिया। फिर सोल्जर ने कहा, आप सभी जिन्होंने असेसमेंट पास किया है, बधाई, अब आप आधिकारिक रूप से हेवनली सुप्रीमेस बन चुके हैं। मेरे साथ आइए, आपको स्काई सुप्रीम आर्मर प्रदान किया जाएगा। सभी सोल्जर के साथ एक अन्य विशाल हॉल में पहुंचे, जहां पहले से कई हेवनली सुप्रीमेस पहरे पर खड़े थे। कुछ हेवनली सुप्रीमेस अंदर गए और थोड़ी देर बाद 3 हेवनली ऑफिशियल्स के साथ लौटे। एक अधिकारी ने आवाज लगाई, 3rd क्लास सुप्रीमेस को आर्मर दिया जाएगा। पहला नाम लफायड। लफाइड आगे बढ़ा। हेवनली ऑफिशियल के हाथ में रोशनी चमकी और सिल्वर व्हाइट तीसरी श्रेणी का आर्मर प्रकट हुआ। लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक फैल गई। यह आर्मर इनके मास्टर रिफाइनर्स द्वारा बनाया गया था और 3rd क्लास आर्मर डिवाइन एम्परर 9 हेवी के पूर्ण प्रहार को भी रोक सकता था। यह आर्मर कमजोर 3rd क्लास सोल्जर्स के लिए जीवनदान की तरह था। कहा जाता है कि 2nd क्लास आर्मर तो और भी रहस्यमयी है। यह एक डिवाइन एम्परर के फुल पावर अटैक को भी रोक सकता है, और 1st क्लास आर्मर तो और भी उच्च स्तर का होता है, जिसका मूल्य अमूल्य है। पर ध्यान रहे, इनके स्टैंडर्ड आर्मर को बेचना या बाहर उपयोग करना सख्त वर्जित है। कोई बाहरी इसका उपयोग करते हुए पकड़ा गया तो इनके लिए ये गंभीर अपराध माना जाता है। शिवम भी उत्साहित था। एक 2nd क्लास स्काई सुप्रीम के रूप में उसे वह आर्मर मिलेगा जो डिवाइन एम्परर के फुल हैवी अटैक को सह सके। ऐसा आर्मर डिवाइन एम्परर रेल्म के कल्टिवेटर्स के लिए भी तोड़ना अत्यंत कठिन था। रूपाली और कोको दोनों 3rd क्लास सूची में आए और उन्हें 3rd क्लास आर्मर मिला। फिर 2nd क्लास स्काई सुप्रीमेस की बारी आई और शिवम को उसका आर्मर मिला। उसका आर्मर सिल्वर व्हाइट था, जिस पर गोल्डन पैटर्न्स की पतली रेखाएं जड़ी हुई थीं। सबको आर्मर दिए जाने के बाद सोल्जर ने कहा, अब इन्हें पहन लो। सभी ने डिवाइन पावर आर्मर के भीतर डाली। शिवम ने अपनी इंस्क्रिप्शन पावर उसमें भेजी। आर्मर तुरंत रिफाइन हो गया और पिघले हुए मर्क्यूरी की तरह उसके शरीर पर चढ़कर केवल उसके चेहरे को खुला छोड़कर पूरे शरीर को ढक लिया। अचानक शिवम का चेहरा बदल गया।
उसे महसूस हुआ कि आर्मर के भीतर से एक अजीब शक्ति उसके शरीर में घुसी, नसों में दौड़ी और फिर हर कोशिका में समा गई। दूसरे लोगों ने भी चिल्लाकर पूछा, यह क्या है? मेरी आर्मर में भी कुछ अजीब शक्ति आ रही है। सोल्जर मुस्कुराया, चिंता मत करो, यह इनकी फॉरबिडन फोर्स है, लेकिन हानिकारक नहीं। जब तक आप स्वर्ग के नियमों का पालन करेंगे, इनके लिए कार्य करेंगे, जो नहीं कहना चाहिए वह नहीं कहेंगे, जो नहीं करना चाहिए वह नहीं करेंगे, तब तक ये शक्ति आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। जब आप पर्याप्त मेरिट कमा लेंगे और हेवनली सुप्रीम के पद से मुक्त होंगे, ये शक्ति अपने आप हट जाएगी। सभी के चेहरे गंभीर हो गए। अब सब समझ गए, यह इन द्वारा हेवनली सुप्रीम एस पर नियंत्रण का तरीका था। यदि कोई सैनिक बगावत करता है, नियम तोड़ता है या इन को धोखा देता है, तो ये शक्ति उसे पल भर में मार सकती है। कई अनुभवी लोगों के चेहरे पर भय झलकने लगा। कुछ बुजुर्ग लोगों के चेहरे और भी भयानक हो गए। उम्र बढ़ने के साथ उनकी क्षमता सीमित होती जाती है और वे समझते थे कि इनके नियंत्रण से मुक्त होना उनके लिए भविष्य में बेहद कठिन होगा। सोल्जर ने आगे कहा कि इस शक्ति को रिफाइन करने की कोशिश बिल्कुल व्यर्थ है। तुम में से कोई भी इसे रिफाइन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि शीर्ष 10 जातियों की शक्तियाँ भी ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर शीर्ष जातियों के कई पेयरलेस प्रतिभागियों के चेहरे बदल गए। उनके बीच कुछ ऐसे भी थे जो यूनिवर्स एरोगेंस लिस्ट के उम्मीदवार थे और कई विशेष शक्तियों के धनी थे, जैसे कि लड़ाई के देवता योगेश। अभी कुछ क्षण पहले ही वे सभी गुप्त रूप से आर्मर में मौजूद शक्ति को रिफाइन करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन असफल रहे। अब सोल्जर ने सबके सामने यह बात उजागर कर दी, जिससे उनके चेहरे और भी बदरंग हो गए। शिवम का मन भी भारी हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इन सैनिकों को बांधने के लिए इतना गहरा तरीका अपनाएगा। तभी बोन डेमन की आवाज उसके भीतर गूंजी। उसने कहा कि बाकी लोग इस शक्ति के सामने असहाय हैं, लेकिन तुम नहीं। तुम्हारी हर कोशिका में इंस्क्रिप्शन पावर भरी हुई है। यह निषिद्ध शक्ति आर्मर की शक्ति को पल भर में निगल सकती है। तुम चाहो तो कुछ ही क्षणों में इस प्रतिबंध को मिटा सकते हो। शिवम ने मन ही मन सिर हिलाया। ये शक्ति भले ही उसकी कोशिकाओं में पहुंच गई थी, लेकिन उसकी कोशिकाओं में मौजूद कर्स पावर इतनी प्रबल थी कि यह शक्ति उसके सामने टिक ही नहीं सकती थी। अब उसे समझ आया कि आलिया ने आत्मविश्वास के साथ उसे इन भेजा। ये सब पहले से अनुमानित था। बोन डेमन ने आगे चेतावनी दी कि अभी इसे रिफाइन मत करना, वरना तुरंत पकड़े जाओगे। इन से बाहर निकलने का समय आएगा, तब इसे रिफाइन करना। शिवम को राहत मिली। वह जान गया कि इन के अन्य सैनिकों की तरह वह बंधा नहीं रहेगा। वह चाहे तो कभी भी स्वतंत्र हो सकता है। लेकिन उसे चिंता थी कि कोको और रूपाली इस शक्ति के नियंत्रण में हैं। वह स्वयं तो अपने आर्मर की शक्ति को रिफाइन कर सकता है, लेकिन वह उनकी मदद नहीं कर सकता। यदि भविष्य में कोई गंभीर समस्या आई तो यह उन्हें मुश्किल में डाल सकती है। धीरे धीरे सभी ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। हेवनली सुप्रीम बनते समय यह स्पष्ट था कि उन्हें इनकी आज्ञा का पालन करना होगा। वे ये भी जानते थे कि पर्याप्त मेरिट पॉइंट्स जमा करने पर यह शक्ति उनसे हटा दी जाएगी और वे स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि ऐसा न होता तो कोई भी जाति अपने युवाओं को इन में भेजने को तैयार नहीं होती। यहाँ मौजूद कई बुजुर्ग लोग भी अपने युवावस्था में हेवनली सुप्रीम रह चुके थे और आज स्वतंत्र थे। इन युवाओं को प्रशिक्षित करता है और जब वे पर्याप्त मेरिट जमा कर लेते हैं तो वे इन से स्वतंत्र होकर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ देर बाद सोल्जर ने मुस्कराते हुए कहा कि अब मूल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वह उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जो उन्हें बहुत पसंद आएगी। जल्द ही वे एक प्राचीन टॉवर के सामने पहुंचे। ये टॉवर 7 मंजिला था और बहुत पुराना लग रहा था। सोल्जर ने समझाया कि यह टॉवर फॉर्ज टावर ड्रीम सिटी में साधना का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ तुम सोर्स डिवाइन पावर फैक्टर सीख सकते हो, सोर्स मिस्ट्रीज सीख सकते हो, अपनी कल्टिवेशन को तेजी से बढ़ा सकते हो और विभिन्न सीक्रेट टेक्निक्स को सामान्य अभ्यास की तुलना में कई गुना तेज गति से सीख सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हें कई अन्य फॉर्चुनेट एनकाउंटर्स भी प्राप्त हो सकते हैं। ये हेवनली सुप्रीम बनने का पुरस्कार है। सभी सैनिक उत्साह से भर गए। उनके चेहरों पर चमक आ गई। उन्होंने इससे पहले सुना था कि हेवनली सुप्रीम बनने पर कल्टिवेशन टावर में प्रवेश का अवसर मिलता है और वहां हर कोई कुछ महान प्राप्त करता है। कोई डिवाइन पावर फैक्टर जागृत करता है, कोई ब्रेक थ्रू प्राप्त करता है, कोई फिजिक सीक्रेट्स में उन्नति पाता है। सोल्जर ने बताया कि 3rd क्लास सुप्रीम एस पहली मंजिल पर जा सकते हैं, 2nd क्लास सुप्रीम एस दूसरी मंजिल में और 1st क्लास सुप्रीम एस तीसरी मंजिल में। जितनी ऊंची मंजिल उतना गहरा लाभ। 3 वर्ष तक प्रवेश निःशुल्क है। उसके बाद मेरिट पॉइंट्स खर्च होंगे। अब तुम्हारे पास 10 वर्षों की अनुकूलन अवधि है जिसमें कोई मिशन नहीं होगा। इस अवधि में कभी भी टॉवर में जा सकते हो।
इसके बाद सोल्जर उन्हें मेरिट एक्सचेंज हॉल में ले गया। हॉल के प्रवेश पर 5 बड़े अक्षर चमक रहे थे, मेरिट एक्सचेंज हॉल। सोल्जर ने कहा कि यहाँ तुम अपने मेरिट पॉइंट्स के बदले असंख्य खजाने ले सकते हो, यहाँ तक कि मिशन प्रकाशित कर सकते हो या रोमी लेवल पावर हाउस से मार्गदर्शन भी ले सकते हो यदि तुम्हारे मेरिट पर्याप्त हों। एक बुजुर्ग ने उत्साहित होकर पूछा कि रोमी लेवल मास्टर से मार्गदर्शन लेने के लिए कितने मेरिट चाहिए। सोल्जर ने कहा कि न्यूनतम 10,000 मेरिट होते हैं। ये सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। 10,000 मेरिट जमा करना भी आसान नहीं है और कई लोग इस परीक्षा में हजारों से लेकर लाखों मेरिट ही कमा पाए थे। उनके बीच मायूसी फैल गई। सोल्जर ने समझाया कि इनके मिशन पूरे करने पर ही अधिक मेरिट कमाए जा सकते हैं और उन्हें महत्व देना चाहिए। फिर उसने कहा कि अब वो सबको रॉकी ले जाएगा। रॉकी ड्रीम सिटी के चारों ओर स्थित था और यही हेवनली सुप्रीम एस की बैरक थी। जिन सैनिकों के पास मिशन नहीं होते वे यहीं स्थित रहते थे। आकाश में विशाल भवन तैर रहे थे और बड़ी संख्या में हेवनली सुप्रीम एस वहां आते जाते दिखाई दे रहे थे। सोल्जर ने उन्हें रहने का स्थान दिया और फिर वहां से चला गया। शिवम ने उस स्थान की समृद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया और आश्चर्य से कहा कि यहाँ की ऊर्जा ड्रैगन क्लैन के रिवाइव्ड स्टार के बराबर है। कुछ ही देर में कोको और रूपाली भी उसके कक्ष में आए। रूपाली ने उत्साहित होकर पूछा कि क्या वह कल्टिवेशन टावर में जाना चाहेगा। शिवम ने कहा कि वह पहले मेरिट एक्सचेंज हॉल जाना चाहता है। वह जानता था कि कल्टिवेशन टावर में दी जाने वाली कई तकनीकें कर्स बॉडी के लिए उपयोगी नहीं होंगी, इसलिए पहले सीक्रेट टेक्निक्स चुनना बेहतर होगा। तीनों मेरिट एक्सचेंज हॉल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया वे दृश्य देखकर दंग रह गए। पूरा हॉल एक विशाल शून्य जैसा था जिसमें तैरते हुए प्रकाश गोलों के समूह थे, जैसे तारों से भरा ब्रह्मांड। सुप्रीम एस उन प्रकाश गोलों को छूते और तुरंत गायब हो जाते थे, जिसका अर्थ था कि हर प्रकाश गोल एक ट्रेजर या टेक्निक की दुनिया थी। रूपाली ने अनुमान लगाया कि हर प्रकाश गोल एक अलग क्लास या कैटेगरी को दर्शाता है और उसी में प्रवेश करके वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। शिवम ने सीक्रेट टेक्निक्स ढूंढनी शुरू की और जल्द ही उसने एक प्रकाश गोल देखा जिस पर लिखा था 3000 एंशिएंट सीक्रेट्स। ये देखकर उसका दिल उत्साह से धड़क उठा। उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसका स्पर्श प्रकाश गोल को छूता है उसका शरीर छोटा होकर उस प्रकाश में प्रवेश कर जाता है। अगले क्षण वह एक हॉल में खड़ा था जहां हवा में हजारों जेड कार्ड्स तैर रहे थे। प्रत्येक कार्ड एक प्राचीन सीक्रेट टेक्निक का प्रतिनिधित्व करता था। ग्रेट टेयर, ग्रेट डिस्ट्रक्शन, ग्रेट फॉर्चून और कई अन्य तकनीकें वहां मौजूद थीं। शिवम को पता चला कि 3000 प्राचीन सीक्रेट टेक्निक्स वास्तव में विशाल और गंभीर संग्रह हैं और उनमें से कई टेंपल ऑफ हेवन के पास उपलब्ध हैं। उसने मेरिट कॉस्ट देखी। ग्रेट टेयर का मूल्य 1 लाख मेरिट था। ग्रेट डिस्ट्रक्शन 3 लाख, ग्रेट मेकओवर 1 मिलियन मेरिट। शिवम ये देखकर स्तब्ध रह गया। ये तकनीकें अत्यंत शक्तिशाली थीं लेकिन कीमत बहुत अधिक थी। उसके पास उतने मेरिट नहीं थे। वह केवल नीची श्रेणी की एक एंशिएंट टेक्निक खरीद सकता था। उसकी नज़र ग्रेट मूवमेंट टेक्निक पर पड़ी। ये तकनीक साधना करने वाले को तारों के बीच मनचाहे रूप से गति करने की क्षमता देती है और पीक पर पहुंचकर वह दूसरों के हमलों तक को स्थानांतरित कर सकता है, इवन सितारों को दुश्मन पर फेंक सकता है। उसकी शक्तियां असीमित थीं, लेकिन इसकी कीमत भी 1 मिलियन मेरिट थी। बड़े मूवमेंट तकनीक के लिए 1 मिलियन मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता थी। ये संख्या देखकर शिवम बस उसे घूरता रह गया। अब जाकर उसे वास्तव में मेरिट पॉइंट्स की कीमत समझ आई। पहले जब सोल्जर कह रहा था कि मेरिट पॉइंट्स कितने महत्वपूर्ण हैं और उनसे कितने खजाने लिए जा सकते हैं तो वह सिर्फ सुन रहा था, महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब अनमोल खजाने सामने हो और आप उन्हें हाथ भी न लगा सकें, तभी मेरिट के महत्व का एहसास होता है। शिवम के मन में एक तीव्र पुकार उठी। उसने सोचा कि उसे बहुत सारे मेरिट चाहिए। उसकी आंखें 3000 एंशिएंट सीक्रेट्स को देखकर लाल हो गईं। आखिरकार उसने अनेक विकल्पों में से एक टेक्निक चुनी, ग्रेट शैकल्स टेक्निक। ये तकनीक नाम के अनुसार शत्रुओं को बांध देती है, जिससे वे कटाई के लिए रखी मछली की तरह पूरी तरह असहाय हो जाते हैं। इसमें हमला बहुत कम है लेकिन सहायक क्षमता अत्यंत शक्तिशाली है। सही मौके पर यह युद्ध का रुख बदल सकती है। इस तकनीक की कीमत 1,20,000 मेरिट पॉइंट्स थी। शिवम ने अपना आइडेंटिटी टोकन निकाला और शून्य में कहा कि वह ग्रेट शैकल्स टेक्निक का आदान प्रदान करना चाहता है। उसका आइडेंटिटी टोकन उड़कर ग्रेट शैकल्स की जेड रून से टकराया और फिर दोनों वस्तुएं वापस उड़कर शिवम के हाथ में आ गईं। उसने टोकन पर डिवाइन सेंस डाला और मेरिट वैल्यू बदलकर यह रह गई 1235.67 की कुल में से सिर्फ 35.67 बची हुई।
त्यागने योग्य कुछ ही मेरिट बचे थे। उसे थोड़ी पीड़ा हुई, लेकिन जल्दी ही उसने ग्रेट शैकल्स टेक्निक की जेड रून देखनी शुरू की। तभी उसे एक वृद्ध आवाज सुनाई दी कि उसके पास 3 घंटे हैं, उसे इस तकनीक को पूरी तरह याद करना होगा। यह आवाज मेरिट एक्सचेंज हॉल के किसी शीर्ष संरक्षक की थी जिसका स्तर समझना असंभव था। शिवम ने तुरंत तकनीक को याद करना शुरू किया। उसके वर्तमान स्तर पर किसी भी एंशिएंट टेक्निक को याद करने में उसे कुछ ही क्षण लगते थे। उसने पूरी तकनीक को ठीक से याद कर लिया और कहा कि उसने इसे लिख लिया है। जेड रून हवा में उठी और गायब हो गई। शिवम को महसूस हुआ कि वह चमकदार क्षेत्र से बाहर खींचा गया और एक झटके में स्फीयर ऑफ लाइट से बाहर प्रकट हुआ। अब उसके पास थोड़े से मेरिट बचे थे। वह सोचने लगा कि इनका क्या करे। उसने डिफेंस ऑफ सीक्रेट्स वाले स्फीयर को चुना और उसमें प्रवेश किया। भीतर एक विशाल पत्थर का कक्ष था जिसमें विशाल शेल्फ लगे थे और उन पर अनगिनत जेड कार्ड्स रखे थे। हर कार्ड पर उसकी तकनीक का विवरण और प्रभाव लिखा था। शिवम ये देखकर चकित रह गया कि यहाँ रक्षा संबंधी 1 लाख से भी अधिक सीक्रेट टेक्निक्स मौजूद थीं। इन सभी तकनीकों की कीमत एक समान थी, एक तकनीक के लिए 100 मेरिट। लेकिन यह मूल्य भी काफी अधिक था क्योंकि डार्क यूनिवर्स में एक साधारण डेमन को मारने पर शायद ही 1 मेरिट मिलता है, यानी 100 डीमंस को मारकर एक साधारण सीक्रेट टेक्निक मिलती है। बाहर कहीं खरीदना सस्ता पड़ सकता है, लेकिन बाहर इतने बड़े संग्रह का कोई विकल्प ही नहीं। फिर भी उसके पास केवल 3000 मेरिट बचे थे जिससे वह सिर्फ 30 साधारण तकनीकें ले सकता था। इसलिए उसने यहाँ से कुछ न लेकर आगे देखने का निर्णय लिया। वह एक स्फीयर से बाहर आया और आगे बढ़ा। कई प्रकार की दवाइयाँ, औषधियाँ, अजीब सामग्रियाँ सब उसकी आंखों के सामने तैरती रहीं। तभी उसे ब्रोकन डिवाइन सुप्रीम नाम का एक वर्ग दिखा। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसका साथी बॉल यदि किसी उच्च स्तर के टूटे हुए डिवाइन सोल्जर को अवशोषित करे तो उसे उस सैनिक की कुछ शक्तियां मिल सकती हैं। पूर्ण डिवाइन सोल्जर्स महंगे होते हैं, लेकिन टूटे हुए सोल्जर्स सस्ते मिल सकते हैं। वो स्फीयर में गया और एक बिल्कुल नए दृश्य में पहुंचा। एक विशाल शून्य जिसमें अनगिनत टूटी हुई डिवाइन वेपन्स तैर रही थीं। कुछ आधी तलवारें, कुछ टूटे हुए भाले, सभी तरह के क्षतिग्रस्त हथियार जिनमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं बची थी। इन सभी के साथ उनकी कीमतें भी लिखी थीं। सबसे सस्ते हथियार केवल 1 मेरिट पॉइंट में उपलब्ध थे। शिवम ये सब देख रहा था कि अचानक उसने बॉल से कहा कि वह अपनी पसंद से हथियार चुने। बॉल तुरंत उड़ पड़ा और साधारण टूटे हथियारों को नजरअंदाज करता गया। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक फटी हुई तलवार को देखकर चिल्लाया कि उसे वही चाहिए। शिवम तेजी से वहां पहुंचा और कीमत देखकर उसका चेहरा उतर गया। उस टूटे हुए हथियार की कीमत 50,000 मेरिट पॉइंट्स थी। उसने मजबूरी में कहा कि बॉल कोई और देख ले। बॉल ने कई हथियार देखे, लेकिन हर एक की कीमत इतनी अधिक थी कि शिवम उन्हें खरीद पाने की स्थिति में नहीं था। बॉल कई टूटे हुए डिवाइन सोल्जर्स की ओर भागा, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसे शिवम मेरिट पॉइंट्स के साथ खरीद पाता। कुछ टूटे हुए हथियार इतने महंगे थे कि देखकर ही मन दहल जाए। एक टूटा हुआ स्पेयर तो पूरा 1 मिलियन मेरिट पॉइंट्स मांग रहा था, जो किसी उच्च स्तरीय एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक से भी अधिक कीमत थी। ये संख्या चौंकाने वाली थी, लेकिन शिवम भीतर से उत्साहित भी था। यदि एक क्षतिग्रस्त हथियार जिसमें अब कोई स्पिरिचुअल एनर्जी भी शेष नहीं इतना महंगा है, तो इसका इतिहास और इसका मूल रूप कितना भयावह और शक्तिशाली रहा होगा, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं। यदि बॉल ऐसे हथियार को निगल कर रिफाइन कर ले तो प्राप्त लाभ अद्भुत होंगे। शिवम के मन में सिर्फ एक ही बात थी, उसे मेरिट पॉइंट्स की बहुत बड़ी कमी है। इनके भीतर इतनी सारी अद्भुत वस्तुएं थी कि एक नज़र डालो और मन लालच से भर उठे, लेकिन मेरिट पॉइंट्स न हो तो आप सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अंततः उसने कुछ सस्ते टूटे हुए सैनिकों की वस्तुएं चुनी और उन्हें मेरिट पॉइंट्स से खरीद लिया। कुछ ही क्षणों में उसके मेरिट पॉइंट्स लगभग समाप्त हो गए। शिवम बाहर आया और रूपाली तथा कोको का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वे दोनों भी बाहर निकले। कोको ने शिवम को देखते ही रोते हुए कहा कि अगर उसे पता होता कि डेमन प्रिंस की स्पिरिट ब्लड इतनी सारी मेरिट दे सकती है तो वह कभी भी इसे शिवम को न देता। उसकी आंखों से लालच झलक रहा था। रूपाली भी कुछ स्फीयर्स की ओर बार बार मुड़कर देख रही थी। उन वस्तुओं के प्रति उसका मन ललचाया हुआ था जिन्हें वह मेरिट की कमी के कारण प्राप्त नहीं कर सकती थी। कोको ने शिवम से कहा कि 10 वर्षों बाद वे जरूर बहुत अधिक मेरिट कमाएंगे। शिवम ने सिर हिलाया और कहा कि वह अभी कुछ समय अभ्यास करेगा, फिर कल्टिवेशन टावर में जाएगा। रूपाली और कोको ने कहा कि वे तुरंत कल्टिवेशन टावर में साधना शुरू करेंगे। इसके बाद तीनों ने मेरिट एक्सचेंज हॉल छोड़ा और अलग हो गए। शिवम रॉकी बैरक्स लौट आया, जबकि रूपाली और कोको कल्टिवेशन टावर की ओर बढ़ गए।
बैरक में लौटकर शिवम ने अपने द्वारा लिए गए टूटे हुए हथियारों को बॉल को निगलने के लिए दिया और स्वयं ग्रेट शैकल्स टेक्निक का अभ्यास करने लगा। इस तकनीक का अभ्यास ग्रेट फ्रैगमेंटेशन और ग्रेट डेमन स्वॉर्ड की तरह ही कठिन था। उसकी कल्टिवेशन बढ़ती रही, उसकी कॉन्शियसनेस और तेज तथा शक्तिशाली होती गई और वह सीक्रेट टेक्निक्स को समझने और पकड़ने में बेहद तेज हो गया। बिना किसी बाहरी सहायता के मात्र 2 वर्षों में उसने ग्रेट शैकल्स टेक्निक को पूरी तरह प्रारंभिक स्तर तक पहुंचा दिया। इन 2 वर्षों में कोई उसके अभ्यास में बाधा डालने नहीं आया। एंजेलिक रेस के वे लोग जो शिवम को मारना चाहते थे इनके नियमों के कारण कुछ नहीं कर सके, क्योंकि हेवनली सुप्रीम एस के बीच लड़ाई करना पूरी तरह वर्जित था। जब शिवम इस तकनीक में पूरी तरह दक्ष हो गया, वह कल्टिवेशन टावर की ओर बढ़ा। 7 मंजिला इस टावर में वह एक सेकंड क्लास सोल्जर होने के कारण दूसरी मंजिल में जा सकता था। आइडेंटिटी टोकन द्वारा सत्यापन के बाद वह पहली से अधिक शक्तिशाली दूसरी मंजिल में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, वह एक पत्थर के पुल पर खड़ा पाया। ये पुल अनंत शून्य में आगे बढ़ रहा था। चारों ओर अंतहीन वॉइड फैली थी। शिवम उस पुल पर लगभग आधे घंटे तक चलता रहा, तभी उसे एक पत्थर की सीढ़ी दिखी जो नीचे की ओर जा रही थी, लेकिन वह नीचे कितना गहरा था ये दिखाई नहीं दे रहा था। शिवम ने सोचा कि यह नीचे का स्थान अवश्य किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का स्रोत है। वह सीढ़ियां उतरता गया। दसियों हजार सीढ़ियां पार करने के बाद वह एक विशाल समतल क्षेत्र में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस पर पहाड़ जैसी घनी और पुरातन डिवाइन औरत टकराई। यह वही औरत थी जिसे उसने पहले प्रिमिटिव गॉड्स के स्थान पर महसूस किया था। वो उत्सुक होकर आगे बढ़ा। हवा में प्रिमिटिव गॉड्स की ब्रेथ इतनी प्रबल थी कि वह ओरिजिन, डिवाइन पावर फैक्टर्स और सोर्स टेक्निक्स को समझने के लिए उत्तम स्थान था। उसने देखा कि कई हेवनली सोल्जर्स वहां बैठे साधना कर रहे थे। ये सभी सेकंड क्लास सोल्जर्स थे जिनका आर्मर रजत और सुनहरे किनारों वाला था। उनकी देह डिवाइन प्रकाश से चमक रही थी और वे पूरी तल्लीनता से इस ब्रेथ का उपयोग कर कल्टिवेशन कर रहे थे। शिवम ने सोचा कि ऐसा स्थान 3 वर्षों में किसी को भी बड़ा ब्रेक थ्रू दिला सकता है। ये वास्तव में इनका दुर्लभ सौभाग्य था। उसने आगे देखने की कोशिश की कि इस अद्भुत ऑरा का स्रोत क्या है, लेकिन कोई रहस्यमय शक्ति उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रही थी। वह उत्सुक हो गया और आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया और भी प्रबल होती गई और दबाव बढ़ता गया। कुछ सोल्जर्स दबाव सह नहीं पाए थे और इसलिए आगे कम लोग साधना कर रहे थे। शिवम पर भी भयंकर दबाव पड़ा, मानो कई ग्रह उसके शरीर पर रख दिए गए हों। लेकिन जैसे ही उसने इंस्क्रिप्शन पावर सक्रिय की, वह बिना किसी कठिनाई के इस दबाव को सहन कर गया। कर्स शक्ति के सहारे शिवम उस भयानक दबाव को आसानी से सहन कर रहा था और उसका चलना भी बेहद हल्का और तेज था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रास्ते में साधना करते हुए हेवनली सुप्रीमेस नजर आने बंद हो गए। इसका मतलब था कि दबाव इतना भयानक हो चुका था कि कोई सैनिक यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। शिवम नहीं रुका। वह कई घंटों तक आगे बढ़ता रहा और अचानक सामने का दृश्य एकदम उजाला हुआ। उसी क्षण शिवम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फैलती गई, मुंह खुल गया और वह वहीं खड़ा रह गया, मानो किसी आसमानी दृश्य को देख रहा हो। उसके दिल में केवल एक भावना थी, आश्चर्य और घोर आश्चर्य। उसके सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी। यह आकृति इतनी विशाल थी कि वह सचमुच आकाश को छू रही थी, मानो कोई ग्रह हो। यह कोई बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात नहीं थी, बल्कि पूरी सच्चाई थी। वह आकृति एक साधारण ग्रह से तनिक भी छोटी नहीं थी। शिवम के मन में एक ही शब्द उभरा, प्रिमिटिव गॉड। हाँ, उसके सामने जो खड़ा था वह एक मूल देवता था। न वह भ्रम था न आभास, वह एक वास्तविक जीवित प्रिमिटिव गॉड था। हालांकि उसका पूरा शरीर घने रून से ढका था। उसके शरीर में 8 विशाल चेन धंसी हुई थीं जो उसे 8 अलग दिशाओं में जकड़े हुए थीं। ये रून्स और चेन्स प्रिमिटिव गॉड को पूरी तरह बांध कर रखे हुए थे। उसकी शक्ति अत्यंत मंद थी। वह कमजोर हो चुका था, लेकिन अभी जीवित था। जैसे ही शिवम नजदीक आया, प्रिमिटिव गॉड ने अपनी आंखें खोली। 2 प्रलयकारी किरणें उसकी आंखों से निकली। ऐसा लगा जैसे आकाश में 2 सूरज प्रकट हो गए हों। उसी क्षण एक भयानक दबाव शिवम की ओर आया। शिवम चिल्लाया, ये ठीक नहीं है, और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उस शक्ति की लहर उसे छू चुकी थी। उसके शरीर से हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। वह एक उल्का की तरह पीछे जा गिरा और कुछ ही पलों में लाखों मील दूर भूमि पर आ गिरा। उसने कई बार रक्त उगला, लेकिन घायल होने का समय नहीं था। उसने तुरंत इंस्क्रिप्शन शक्ति चलाई और कई लाख मील पीछे हटकर खुद को संभाला। वह तेज तेज सांसें लेने लगा। प्रिमिटिव गॉड की आंखें खुलना ही अत्यंत भयानक था। शिवम के मन में भय और आदर दोनों भर गए।
उसने मन ही मन कहा, यदि यह एक कमज़ोर अवस्था में भी इतना भयंकर है तो अपने उत्कर्ष काल में इस प्रिमिटिव गॉड की शक्ति कितनी प्रलयंकारी होगी। रोमी स्तर या उससे भी अधिक, इसका अनुमान लगाना असंभव था। शिवम के लिए यह बात चौंकाने वाली थी कि इन्होंने एक जीवित प्रिमिटिव गॉड को कैद कर रखा है। यदि यह बात बाहरी दुनिया को पता चले तो पूरा ब्रह्मांड हिल उठे। इनकी शक्ति और पृष्ठभूमि सचमुच भयावह थी। इसी के साथ शिवम को एक दबाव भी महसूस हुआ, क्योंकि भविष्य में एक दिन उसे इनके विरुद्ध खड़ा होना ही पड़ेगा। वह स्वयं इंस्क्रिप्शन बॉडी का मालिक है और उसके कारण भी इनसे टकराव सुनिश्चित है। उसके मन में एक कसक उठी, यदि वह अतीत में ये जगह पाता जब वह मूल डिवाइन पावर और सोर्स टेक्निक्स का अभ्यास करता था तो वह बहुत तेजी से प्रगति कर सकता था। ये स्थान उसके लिए सबसे उत्तम होता, लेकिन अब उसके लिए यह उपयोगी नहीं था। शिवम ने वापस लौटने का फैसला किया। वह सीढ़ियों से ऊपर आया और फिर स्टोन ब्रिज पर वापस आ गया। वह आगे बढ़ा और जल्द ही उसे एक और स्टोन स्टेयरकेस दिखाई दी जो नीचे की ओर जाती थी। वह नीचे उतरा और फिर एक समतल भूमि पर पहुंचा। अचानक उसे लहरों की आवाज सुनाई दी और साथ ही एक मजबूत प्राइमोर्डियल और भी महसूस हुई। आगे बढ़कर उसने देखा कि वहां एक विशाल लेक था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। उसमें तरल रूप में चमकती हुई पर्पल गोल्ड द्रव्यमान था। यही लहरों की आवाज थी। उस द्रव से प्रबल प्राइमोर्डियल ब्रेथ निकल रही थी। कई हेवनली सुप्रीमेस उसमें बैठे साधना कर रहे थे और उनके शरीर विभिन्न रंगों की रोशनी से चमक रहे थे। शिवम ने आश्चर्य से कहा, यह तरल क्या हो सकता है? बोन डेमन ने शांत स्वर में बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं, ये प्रिमिटिव गॉड्स का रक्त है। शिवम ने आश्चर्य में एक लंबी सांस ली। इतनी अधिक मात्रा में प्रिमिटिव गॉड का रक्त जो तरल रूप में लेक बन गया था, कल्पना से परे था। बोन डेमन ने बताया कि प्रिमिटिव गॉड का रक्त विभिन्न रंगों में हो सकता है। इन्होंने इस रक्त को रिफाइन किया है जिससे इसका विनाशकारी पक्ष हट गया है, लेकिन इसमें मौजूद डिवाइन एसेंस को रहने दिया है ताकि सैनिक इसे अवशोषित कर डिवाइन पावर और डिवाइन बॉडी को बेहतर बना सकें। शिवम ये देखकर अभिभूत हो गया। इन्ह वास्तव में बड़े स्तर पर काम करता था। प्रिमिटिव गॉड का रक्त साधना के लिए उपयोग करना कोई छोटी बात नहीं थी। उसने सोचा कि यदि सामने कैद प्रिमिटिव गॉड को यह मालूम हो तो वह कैसा महसूस करेगा। इन प्रिमिटिव गॉड्स को मारता नहीं, बल्कि उन्हें कैद रखकर उनके शरीर और रक्त को अपने सैनिकों की साधना का उपकरण बना देता है। शिवम लेक में कूद गया। जैसे ही वह गिरा, प्रिमिटिव गॉड के रक्त में मौजूद शेष क्रोध की शक्ति उसके शरीर पर गिरी और उसकी देह तलवार की धार की तरह पीड़ित होने लगी। ये दर्द साधकों को तराशने के उद्देश्य से छोड़ दिया गया था। इस हमले से शिवम की कोशिकाओं की क्षमता जाग उठी और इंस्क्रिप्शन शक्ति में बदलने लगी। साथ ही उसकी कोशिकाएं इस तरल से ऊर्जा को लालच से पीने लगीं। एक शुद्ध अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी और उसकी कल्टिवेशन तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका अभ्यास बेहद तेज गति से बढ़ रहा है। प्रिमिटिव गॉड्स के रक्त में साधना करना अत्यंत तीव्र गति से शक्ति बढ़ाने का तरीका था। ये भले ही जीवन मृत्यु जैसी उग्र युद्ध साधना का विकल्प न हो, लेकिन सामान्य रूप से कदम कदम साधना करने की तुलना में न जाने कितनी गुना तेज था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ साधना करते समय स्पिरिट वुड हार्ट जैसी बहुमूल्य ऊर्जा खर्च नहीं होती थी। सिर्फ प्रिमिटिव गॉड के रक्त की ऊर्जा अवशोषित करनी होती थी, जिससे शिवम अत्यंत लाभ में था। लेकिन शिवम ने यह स्थान कुछ देर बाद छोड़ दिया। वह बोला कि आगे और भी क्या है, इसे देखना चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। वह वापस स्टोन ब्रिज पर लौटा और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी चलने के बाद पुल का अंत आ गया। वहां एक और पत्थर की सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वह उसे उतरकर नीचे पहुंचा, जहां अजीब अजीब पत्थर बिखरे पड़े थे। उन पत्थरों पर विचित्र चिन्ह बने थे जिन्हें शिवम पहचान नहीं पाया। इन्हीं चट्टानों के बीच चलते हुए उसे अचानक एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई दी। उस ध्वनि को शब्दों में वर्णित करना मुश्किल था। उसे सुनते ही शिवम का मन शांत हो गया और वह गहरे ध्यान जैसे भाव में डूब गया। बोन डेमन उसके मन में चिल्लाया कि यह प्रथम दिव्य ध्वनि है और वह अत्यंत उत्साहित था। शिवम ने पूछा कि यह क्या है, तो बोन डेमन ने बताया कि यह संसार की पहली ध्वनि है, वह ध्वनि जो ब्रह्मांड के आरंभ होते ही उत्पन्न हुई थी। ये दिव्य ध्वनि अत्यंत रहस्यमयी होती है और साधकों को ताओ समझने में अत्यधिक सहायता करती है। शिवम चकित रह गया। ये तो ब्रह्मांड की पहली धुन थी। बोन डेमन ने बताया कि इन्होंने इन प्राचीन चट्टानों को एक अद्भुत क्रम में व्यवस्थित किया है, जिससे वे निरंतर ओरिजिनल डिवाइन साउंड प्रसारित करती हैं। इससे किसी भी साधक की समझने की गति हजारों गुना बढ़ सकती है।
शिवम ये सुनकर तुरंत आगे बढ़ा क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि जितनी आगे वह जाएगा डिवाइन साउंड उतनी ही शुद्ध और प्रबल होती जाएगी। आगे बढ़कर उसने देखा कि कई हेवनली सुप्रीमेस पहले से साधना में बैठे थे। वे शांत भाव से बैठकर दिव्य ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। यहाँ संख्या कम थी क्योंकि अधिकांश लोग डिवाइन पावर या ओरिजिन टेक्निक्स साधना करते थे, जिनका सबसे उत्तम स्थान पिछला क्षेत्र था। ये स्थान उन साधकों के लिए था जो सीक्रेट टेक्निक्स और फिजिक रिलेटेड आर्ट्स में गहराई प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए यहाँ साधकों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन ये स्थान शिवम के लिए सबसे उपयुक्त साबित हुआ। शिवम ने भी अपना स्थान चुना और बैठ गया। किसी पल की देरी के बिना वह एक स्वर्गीय ध्यानावस्था में प्रवेश कर गया। उसके मन में ग्रेट विंड टेक्निक का ढांचा उभर आया। कुछ ही क्षणों में उसकी समझ खुलने लगी। उसने पाया कि यहाँ सीक्रेट टेक्निक्स को समझना बाहर की तुलना में न जाने कितनी गुना सरल था। वह तुरंत पूर्ण ध्यान में डूब गया और ग्रेट विंड का अभ्यास करने लगा। यहाँ कोई उसे बाधित नहीं कर सकता था। 3 महीने बीत गए और शिवम की आंखें खुली। उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था। ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक, जिसे वह पहले सिर्फ निर्वाणा स्तर तक पहुंचा पाया था, अब हाई स्तर तक पहुंच चुकी थी। किसी भी एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक को आगे बढ़ाना जितना कठिन होता है, ये परिणाम उतना ही चमत्कारी था। साधारण परिस्थितियों में इसे 100 वर्ष लगते, लेकिन यहाँ मात्र 3 महीनों में वह सफल हो गया। बोन डेमन ईर्ष्या से भरा चिल्लाया कि शिवम की इंस्क्रिप्शन बॉडी की समझ शक्ति अत्यंत विकृत स्तर की है और ओरिजिनल डिवाइन साउंड के साथ मिलकर यह पुनर्तः असामान्य परिणाम दे रही है। शिवम प्रसन्न था और उसने अपना अभ्यास जारी रखने का निश्चय किया। भले ही दूसरे क्षेत्र में उसकी कल्टिवेशन और रेल्म तेजी से बढ़ सकते थे, लेकिन समय और अवसर का सही उपयोग करने के लिए उसने सीक्रेट टेक्निक्स को प्राथमिकता दी। उसके पास केवल 3 वर्ष थे, सीमित समय। कर्स बॉडी होने के कारण उसकी कल्टिवेशन वास्तविक युद्ध और दबाव में तीव्र गति से बढ़ सकती थी, इसलिए रेल्म वृद्धि उसके लिए कठिन नहीं थी। इसके विपरीत सीक्रेट टेक्निक्स सामान्यतः अत्यंत समय लेने वाली होती हैं और यहाँ मिलने वाली ओरिजिनल डिवाइन साउंड उस समय को असंख्य गुना कम कर देती थी। यही सोचकर उसने पहले ग्रेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक को समझा और कुछ ही दिनों में निर्वाणा तक पहुंचा दिया। फिर कुछ महीनों में उसे भी हाई स्तर पर पहुंचा दिया। इसके बाद ग्रेट डेमन स्वॉर्ड और ग्रेट शैकल्स तकनीकों की बारी आई। लगभग 1 वर्ष और कुछ महीनों में उसने चारों एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स को हाई स्तर तक ले जाकर उनकी शक्ति को अत्यधिक बढ़ा लिया। फिर वह साधारण सीक्रेट टेक्निक्स की ओर बढ़ा। पहले ये तकनीकें केवल उसकी कोशिकाओं में रून्स के रूप में समाहित थीं, लेकिन उन्हें पूर्ण मास्टरी तक पहुंचाने का समय उसे कभी नहीं मिला था। अब यहाँ उसने सभी 1300 ऑर्डिनरी सीक्रेट्स को हाई स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया। साधारण टेक्निक्स एंशिएंट की तुलना में आसान थीं, परंतु संख्या बहुत अधिक थी। शिवम को इन्हें पूर्णता तक पहुंचाने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा। इन सब के बाद उसकी इंस्क्रिप्शन पावर अत्यंत रूप से बढ़ चुकी थी। उसका कल्टिवेशन रेल्म अभी भी डिवाइन एम्परर 2nd लेवल था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति पहले की तुलना में अत्यधिक हो गई थी। डिवाइन एम्परर रेल्म में कई स्तर ऊपर जाकर किसी को मार पाना असंभव के बराबर होता है, इसलिए शिवम अब भी 6 स्तर ऊपर जाकर नहीं मार सकता था। परंतु पहले जहां वह 5 स्तर ऊपर जाकर मार सकता था, अब वह 5 और आधा स्तर तक ऐसा कर सकता था, जो असाधारण उपलब्धि थी। अब समान स्तर के युद्ध में वह योगेश को भी आत्मविश्वास से चुनौती दे सकता था, बशर्ते योगेश ने अपने स्तर में कोई बड़ी उन्नति न की हो। साधना करते हुए अभी लगभग आधा वर्ष शेष था। 3 वर्ष की समय सीमा पूरी होने में इन बचे हुए 6 महीनों में शिवम दूसरे स्थान पर जाकर अपनी कल्टिवेशन बढ़ाने की योजना बना चुका था। वह इस मौके को बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। उसने सोचा कि यह स्थान वास्तव में अद्भुत है और यदि भविष्य में उसे और अधिक सीक्रेट टेक्निक्स या एंशिएंट सीक्रेट्स मिलते हैं तो वह यहाँ आकर साधना कर सकता है, जिससे उसका अनगिनत समय बच जाएगा। ये सोचकर वह उठ खड़ा हुआ और दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ गया। शीघ्र ही वह फिर से उस स्थान पर पहुंचा जो पुनर्तः प्रिमिटिव गॉड्स के रक्त से बने हुबो से भरा हुआ था। वह भीतर गया और इंस्क्रिप्शन पावर को संचित करना शुरू किया। यहाँ साधना करना अत्यंत तेज था। अवश्य ही यह जीवन मृत्यु के सेक्ट रश से होने वाली तीव्र प्रगति जैसा नहीं था, लेकिन निरंतर और स्थिर उन्नति देता था, जैसे कोई शांत नदी जो अविरल बहती रहती है और स्वाभाविक रूप से लक्ष्य तक पहुंच जाती है। 3 वर्षों की अवधि पूरी होने से ठीक पहले शिवम की कल्टिवेशन में एक और ब्रेक थ्रू हुआ और वह डिवाइन एम्परर के 3य स्तर में प्रवेश कर गया। समय में कुछ दिन अभी भी बचे थे, इसलिए उसने सोचा कि इन दिनों को भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। वह अपने रेल्म को पूर्ण रूप से स्थिर करना चाहता था।
अब ये स्थान उसके लिए निःशुल्क था, लेकिन भविष्य में यहाँ आकर साधना करने के लिए उसे मेरिट पॉइंट्स खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए हर क्षण मूल्यवान था। 7 दिन और बीत गए। अचानक शिवम के आइडेंटिटी टोकन से प्रकाश निकला और एक शक्ति उसके शरीर को घेरती हुई उसे हुबो से बाहर खींच लाई। अगले ही क्षण वह स्टोन ब्रिज के आरंभिक द्वार पर खड़ा था। उसके सामने एक अदृश्य अवरोध खड़ा था, यानी समय पूरा हो चुका था। शिवम ने होंठ सिकोड़कर कहा कि इनर वास्तव में बहुत कंजूस है, एक दिन भी अतिरिक्त नहीं देता। खैर, उसने केमिकल टावर छोड़ दिया और अपने निवास लौट आया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कोको और रूपाली पहले से मौजूद थे। वे पहले ही अपनी साधना पूरी करके लौट चुके थे। केमिकल टावर में कई वर्ष बिताने के बाद दोनों को बहुत लाभ हुआ था। कोको डिवाइन एम्परर के दूसरे स्तर में पहुंच गया था और रूपाली डिवाइन एम्परर के चौथे स्तर में। सोर्स मिस्टरीज और डिवाइन पावर फैक्टर्स के बारे में बाहरी निरीक्षण से कुछ कहना कठिन था, परंतु उनका लाभ निश्चित ही बहुत बड़ा था। रूपाली ने आश्चर्य से पूछा कि शिवम ने सिर्फ एक स्तर ही क्यों ब्रेक थ्रू किया, जबकि वह तो सोच रही थी कि दूसरे स्तर की फ्लो का प्रभाव उससे कहीं अधिक होगा। शिवम ने सहजता से झूठ बोला कि उसने अधिकतर समय सोर्स मिस्टरीज के एनलाइटनमेंट में लगाया। रूपाली ने इस पर अधिक प्रश्न नहीं किया और विषय बदल दिया। उसने कहा कि अब सभी को अपने रेल्म को मजबूती देनी चाहिए, क्योंकि कुछ वर्षों में उन्हें पहली बड़ी ड्यूटी मिलने वाली है। शिवम ने पूछा कि वह ड्यूटी कैसी होगी। रूपाली ने बताया कि उसने जानकारी प्राप्त की है कि हेवनली सुप्रीम बनने के बाद शुरुआती 10 वर्ष अडैप्टेशन पीरियड होते हैं, जिनमें कोई मिशन नहीं दिया जाता। उसके बाद नए हेवनली सुप्रीम एस को डार्क यूनिवर्स भेजा जाता है, जहां उन्हें सदर्न स्काई सिटी की रक्षा में 100 वर्ष बिताने होते हैं और लगातार डीमंस का संहार करना होता है। शिवम ये सुनकर गंभीर हुआ, परंतु मन में ये भी आया कि वह अवसर का उपयोग करके अधिक डेमन स्पिरिट ब्लड प्राप्त कर सकता है और मेरिट पॉइंट्स बढ़ा सकता है। शिवम फिर सोच में पड़ गया कि हेवनली पैलेस के कोर कैरेक्टर्स से संपर्क स्थापित करने की क्या शर्तें हैं। कोको, जिसने शिवम का उद्देश्य जान लिया था, यानी मीनू तक पहुंचना, उसने पहले से जानकारी इकट्ठा कर रखी थी। उसने बताया कि इनर के कोर कैरेक्टर्स, जैसे कि वे डिसाइपल्स जिन्हें इनर के शीर्ष शक्तिशाली लोग चुनते हैं, वे मुख्यतः इनर के केंद्रीय क्षेत्रों में ही साधना करते हैं। ड्रीम सिटी में वे शायद ही आते हैं। उनसे संपर्क करने के लिए कम से कम गॉड लेवल तक पहुंचना अनिवार्य है। ये सुनकर शिवम के मन में भारीपन छा गया, क्योंकि गॉड लेवल तक पहुंचने के लिए 10 मिलियन मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता थी। फिलहाल वो उस लक्ष्य से बहुत दूर था, लेकिन उसने स्वयं को शांत किया। मेरिट पॉइंट्स समय के साथ इकट्ठे किए जा सकते हैं और इनमें में साधना करने से उसकी शक्ति भी तेजी से बढ़ेगी। मीनू की सुरक्षा पर उसे भरोसा था और आलिया तथा टोनी ने उसे आश्वस्त भी किया था कि यदि किसी बड़े व्यक्ति ने मीनू को चुना है तो अवश्य ही उसे किसी महान उद्देश्य से प्रशिक्षित किया जा रहा होगा। इन निरंतर नई पीढ़ी को तैयार करता है, यह उसकी शक्ति का आधार है। आने वाले दिनों में शिवम, कोको और रूपाली ने रॉकी मिलिट्री बैरक्स में अपने रेल्म को स्थिर किया, फाउंडेशन को मजबूत किया और अपनी शक्ति को निखारा। 5-6 वर्ष ऐसे ही बीत गए जैसे पलक झपकते। देखते देखते वे हेवनली सुप्रीम एस बने हुए 10 वर्ष पूरा कर चुके थे। इसी समय युद्धडमरू बज उठा। पूरा सैन्य कैंप जाग उठा और सभी हेवनली सुप्रीम एस आकाश में एक सुव्यवस्थित फॉर्मेशन में खड़े हो गए। पर्पल आर्मर पहने पर्वत समान आभा वाले कई गॉड जनरल्स वहां आए। इनकी सेना में केवल गॉड जनरल्स ही ऐसी आर्मर पहनते थे। उनमें से एक ने नाम पुकारना शुरू किया। जल्द ही शिवम, रूपाली और अन्य नए सैनिकों के नाम पुकारे गए। उन्हें आदेश दिया गया कि वे गॉड जनरल्स के साथ डार्क यूनिवर्स में जाएं और अगले 100 वर्ष सदर्न स्काई सिटी की रक्षा करते हुए डीमंस का संहार करें। आदेश मिलते ही सबने जोरदार स्वर में सहमति दी और अभियान आरंभ हो गया। कुछ समय बाद वे पुनः नैंशन सिटी पहुंच गए, वही विशाल शहर जो अब इस यूनिवर्स की ओर बढ़ते हुए डीमंस के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली अंतिम दीवार की तरह खड़ा था। नए सैनिकों, जिनमें शिवम भी शामिल था, को शहर की उत्तरी दीवार पर तैनात किया गया। यह उनका क्षेत्र था जिसकी रक्षा उन्हें करनी थी। इस व्यापक दीवार पर अनगिनत सैनिक तैनात रहते थे, पुराने अनुभवी हेवनली सुप्रीम एस तथा नए सैनिक दोनों। ये दीवार किसी शहर की दीवार नहीं बल्कि एक खगोलीय महादुर्ग थी जिसकी लंबाई अरबों मीलों में थी। कुछ भाग तो संपूर्ण ग्रहों के अवशेषों से निर्मित थे। इस प्रकार शिवम और उसके साथी एक नए युद्धाध्याय में प्रवेश कर चुके थे। ड्रैगन लॉर्ड रिवेंज के बाकी एपिसोड्स अंत तक अपलोड हो जाएंगे 9 बजे तक। बाकी स्टोरीज़ के भी एपिसोड आएंगे। जो नई स्टोरी अपलोड की थी उसको भी रोक दिया गया है, उसको मेल वाइज में कर रहे हैं।
उसके बाद इसको अपलोड किया जाएगा, इसी चैनल पर अपलोड होगा। जैसे 3 एपिसोड आए थे उसके बाद का इसी चैनल पर अपलोड होगा और मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। 8 घंटे का एक एपिसोड आएगा और उसमें सब कवर हो जाएगा। कल से हम लोग नए चैनल पर शिफ्ट हो जाएंगे, सारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेंगी यूट्यूब पे डेली बेसिस पे और प्रीमियम वॉइस पे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छी आवाज़ आएगी सबकी और सब कुछ नए चैनल पे अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। ये इसके बाद के एपिसोड वहाँ पर अवेलेबल करेंगे और लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। कल आप अगर ना मिले आपको एपिसोड यहाँ पर तो आपको कम्युनिटी टैब में जाना है, वहाँ से आपको सारे एपिसोड का मैं लिंक प्रोवाइडेड होंगे।